हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 को लेके आ रहे हैं और लास्ट पार्ट को लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच। और ये क्वेश्चन बेहद ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, तो इसीलिए देखना ना भूले, समझे ना। तो इस क्वेश्चन को देखते ही रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम का जो ये टेंशन है ना वो दूर रहेगा आप लोग से, है ना। तो आप साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या है, लिस्ट 3 टेक्निक। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर चुका था एक चैप्टर से, ये 13 है। इसके बाद हम लोग जो है कौन सा चैप्टर लेके चलेंगे पता है आप लोग को, तो वो रहेगा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। वो क्या है आपका, देखिए क्या है, लिस्ट 3 टेक्निक दैट हैव बीन डेवलप टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखिए एक क्वेश्चन कितना बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को पता है ना कितना बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ कि लिस्ट 3 टेक्निक दैट हैव बीन डेवलप टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वह 3 टेक्निक के बारे में बात करना है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद कहा जा रहा है विच वन ऑफ दिस टेक्निक इज़ नॉट मींट फॉर मेल्स। अब कहा जा रहा है इन टेक्निकों में से कौन ऐसा टेक्निक है जो कि मेल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, मतलब मेल के लिए यूजफुल नहीं है, या फिर मेल में नहीं होता, ठीक, या फिर मेल में हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, हाउ डज द यूज ऑफ दिस टेक्निक्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, सुनिए, हम शुरू से अंत तक समझा दे रहे हैं कि 3 ऐसे टेक्निक के बारे में बताइए जो कि मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका कि कौन ऐसा टेक्निक है जो कि मेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका कि ये टेक्निक का यूज करने से हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और परिवार का सुखी संपन्नता पे क्या असर करता है। तो ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखिए आंसर में मैंने क्या लिखा, टेक्निक टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो हमने आपको IUCDS के बारे में बताया ही था, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिप्स लूप, ठीक, एंड कॉपर टी, यूज ऑफ कॉन्डोम्स एंड सर्जिकल मेथड लाइक ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी एक्सेट्रा। तो लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्यूबेक्टोमी के बारे में ही बात किया, है ना। तो अब कहा जा रहा है, देखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज करना और लाइप्स लूप का यूज करना, कॉपर टी का यूज करना और ट्यूबेक्टोमिक जो मेथड, ट्यूबेक्टोमी वाला मेथड जो है, ठीक, और इसमें से क्या है, ये कॉन्डम्स। तो ये सब मेथड में से देखते हैं कि कौन सा मेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोगों को बढ़ना होगा अगला वाला स्लाइड पे। तो आप लोग बने रहे, अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, हेयर यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज नॉट मींट फॉर मेल्स। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने वहाँ पर सर्जिकल मेथड में आपको ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में जिक्र किया था। तो देखिए वो सब ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में होता है, और वेसेक्टोमी मेल्स में होता है। तो यानी सर्जिकल मेथड बोथ्स के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्डम्स बोथ के लिए होता है, मतलब मेल और फीमेल के लिए है। तो अब बोलिएगा फीमेल कॉन्डोम का नाम क्या है, फेमिडोम, या फिर फीमेल डायफ्राम जिसको कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि हेयर इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी IUCDS का यूज मेल में नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, हेयर यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज नॉट मींट फॉर मेल्स, है ना, कि ये सभी जो है मेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस मेल के लिए यूज नहीं करते हम लोग। द यूज ऑफ दिस टेक्निक्स विल कीप द मदर्स इन गुड हेल्थ। तो तीसरा क्वेश्चन अपना क्या क्या था, तीसरा क्वेश्चन कि इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि यूज ऑफ दिस टेक्निक विल कीप मदर इन गुड हेल्थ, यानी ये सब टेक्निक का यूज करने से क्या होता है कि मदर का हेल्थ
अच्छा रहता है, मतलब बना रहता है, ठीक ना। क्योंकि अनवांटेड जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मदर का हेल्थ अच्छा ही होगा और प्रॉपर गैप भी होगा टू चिल्ड्रंस के बीच में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। With a small family size, parent will be able to provide a good quality resources to child such as food, clothes and educations। तो आप ही बताइए कि अगर छोटा परिवार रहेगा तो हम अगर कम भी कमाए तो क्या होगा कि अपना परिवार का मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर परिवार का साइज छोटा रहा, कम बच्चे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उसको अच्छा खाना दे सकते हैं जो कि बॉडी को बिल्ड करें। फिर क्लॉथ्स दे सकते हैं, बढ़िया क्लॉथ्स दे सकते हैं जो कि उसको कभी गिल्टी फील ना हो कि पेरेंट्स के द्वारा मेरा नॉरिशमेंट नहीं हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैसे कहीं गिल्टी फील ना हो, है ना। अच्छी स्कूल में आप पढ़ाएंगे अपने बच्चे को तो उसका स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा ज्ञान मिलेगा, है ना। और उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस विल इम्प्रूव ओवरऑल सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द फैमिली। अब बताइए, आप इतना चीज़ प्रोवाइड करेंगे एक फैमिली को तो क्या फैमिली अच्छा ही रहेगा, ठीक। उसका सामाजिक स्तर या फिर फिजिकल स्तर या फिर मेंटल स्तर, सभी स्तर से ठीक ठाक रहेंगे बच्चे, है ना। और बच्चे के साथ साथ परिवार भी ठीक रहेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में, और आप लोग बने रहें संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड के साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है, वो आप लोग भी कीजिएगा, मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 का एक को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ईच पार्ट को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है या फिर फंक्शन लिखने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहला है अपना क्या, ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना, ये नीचे ये भी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया नीचे में, सॉल्व्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखें तो उसमें जाके देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके क्या करें, कुछ तो फायदा नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखें, और हमने क्वेश्चन सीरीज का 2 लेक्चर को अपलोड कर चुका है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ अ डाइकोट सीड। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक। हम लोग को क्या करना है, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ अ डाइकोट सीड। एक डाइकोट सीड का एम्ब्रायो का डिफरेंट पार्ट को ऑब्जर्व करना है, यानी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए पहले बताइए भाई लोग। सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर अ डाइकोट सीड। बताइए हम लोग डाइकोट प्लांट पे, डाइकोट सीड पे अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहला तो सीड का ही जरूरी है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आगे वाला स्लाइड में बढ़ते हैं और आप लोग बने रहें, है ना। कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब क्या कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए दूसरा स्लाइड पे आना पड़ा उस आंसर के लिए। तो चलिए इसमें और क्वेश्चन कुछ है, देख लेते इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को डाइकोट सीड चाहिए, उसमें ऑप्शन दिया गया सिलेक्ट करना हम लोग को, सिलेक्ट डाइकोट सीड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो हम लोगों को देखिए कितना आसान बना के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तो आप लोग को बस क्या करना है कि धैर्य बना के रखना है। ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को धैर्य बना के रखना है एग्जाम में कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए हम लोग एग्जाम हॉल में जाते ही घबरा जाते हैं कि अरे क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। अरे देखिए कितना इतना आसान क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है आप लोग को। तो आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ना। तो इससे पहले हम लोग पैटर्न को भी जानना चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप लोग वो सब करते नहीं है ना।
टाइम बिता देते आप लोग खेलने धूपने में, है ना, पार्टी सार्टी में, तो पढ़िएगा कब? तो वही बात है, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का कम दिन बचा है, तो जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा, है कि नहीं? तो चलिए इसका ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि व्हीट, ग्राम एंड पी ये डाइकोट सीड है या नहीं है, ये तो पता नहीं हमको। चलिए नेक्स्ट पता करेंगे, अभी कुछ नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ रहे तो कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए क्या है, ग्राम है, पी है, ग्राउंड नट है, इसमें से है, मतलब इसमें हमको चूज करना है कि कौन सा डाइकोट सीड है, तो चूज करेंगे तब ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए नंबर सी में क्या कहा जा रहा है कि मेज है आपके लिए, मेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है बताइए, ये डाइकोट नहीं है, मोनोकोट है, ठीक। उसके बाद देखिए पी, यहाँ पर पी जो है डाइकोट है, बार्ली आपका मोनोकोट है, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन डी ऑप्शन की तरफ। इसमें आपका था ग्राम है, मेज है, ग्राउंड नट है। तो अब बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि डाइकोट सीड के बारे में ही बताया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आंसर में देखिए क्या कहा जा रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम, ग्राउंड नट, पी, ये तीनों के तीनों ही क्या है, डाइकोट सीड है ना, है कि नहीं। अगर आप लोग को अगर पता नहीं चले कि डाइकोट क्या होता है कि, है ना, तो हम समझाने के लिए आप लोग को बोल देते हैं कि जैसे कि आप सीड को तोड़िए, अगर 2 भाग में टूट गया तो समझ लीजिएगा कि डाइकोट है ना। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ग्राम, ग्राउंड नट एंड पी डाइकोट, यहाँ पर हमने आर लिखना भूल गया, आर डाइकोट सीड हैव 2 कोटिलिडन्स। तो वही बात हमने कहा कि आप तोड़ के देखिए 2 कोटिलिडन्स मिलेगा आपको, तो डाइकोट सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो समझ में आया आपको आंसर, है ना। चलिए अब चलिए, अब जो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ इन सीक्वेंस। हम लोग को सीक्वेंस में ड्रॉ करना है, शोइंग द 4 स्टेज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, है ना, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसका आंसर को देखते हैं, ओके। चलिए अब इसका आंसर जो है हम लोग देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हमने पहले से लिख दिया, बाइनरी फिजन इन एमीबा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पेन लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो देख लीजिए हम एमीबा का फिगर बना रहे हैं, आप लोग साथ बने रहे। ये एमीबा हो गया, एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ठीक। और कलर चेंज करके हम लोग इसका न्यूक्लियस भी ले लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए, है ना, ठीक। ये न्यूक्लियस हुआ। अब देखिए, ठीक, अब देखिए ये पेरेंट सेल हुआ, इसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। यहाँ पर पी सेल शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये पेरेंट सेल हुआ। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे देखिए चलिए मैं कलर चूज कर ले रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, ओ सॉरी, हमने तो सबको कट कर दिया। चलिए पहले ये एमीबा का सब फिगर बना लेते हैं, उसके बाद जो है, अच्छा चलिए ये एमीबा हुआ और ये इसका न्यूक्लियस हुआ, है ना। ये पेरेंट एमीबा हुआ, पेरेंट सेल हुआ, है ना, ये पेरेंट सेल हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है ये देखिए, ठीक। देखिए अब इसमें न्यूक्लियस देखिए, हम 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक। एक न्यूक्लियस यहाँ बना लेते हैं, ये एक न्यूक्लियस यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक। न्यूक्लियस डिवाइड्स हो गया 2 भाग में, ठीक। अब देखिए फिर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद देखिए अब क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, है ना। अब देखिए इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपको दिखेगा, है कि नहीं। देख लीजिए, बना देते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि
एक इधर हो गया न्यूक्लियस, एक इधर हो गया। तो अब देखिए साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन बन रहा है, यानी साइटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड हो रहा है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है पूरा पूरी दो डॉटर में बदल जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कलर हम चूज कर लेते हैं, ठीक। तो अब देख लीजिए यहाँ पर एक एमीबा यहाँ बना दिए और एक एमीबा यहाँ बना दिए, ठीक है ना। अब देखिए दो डॉटर एमीबा बन गया, बन के तैयार हो गया, है कि नहीं। एक एमीबा यहाँ, तो ये दोनों क्या हो गया, ये डॉटर एमीबा हो गया। तो यही आपका प्रोसेस है। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है और ये आप लोग को मेरे ख्याल से जल्द ही याद हो जाना चाहिए, इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहा जा रहा है कि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा जा रहा है। लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवरी, आपको तो पता है ओवरी का काम क्या है, एग रिलीज करना। तो इसका दो फंक्शन बताना है, एग रिलीज करना तो सबको पता है ना। तो दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का 2016 में आया हुआ है ना। लिखा हुआ लिस्ट 2 फंक्शन, मतलब दो कार्य बताइए, काम बताइए ओवरी का, है ना। ओवरी का दो काम बताना है, जो किस में, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है कि नहीं। बताइए मेल के पास भी ओवरी होता है, अगर होता तो कमेंट कीजिएगा, है ना, ठीक। चलिए ये आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या देखिए क्या आंसर, 2 फंक्शंस ऑफ द ओवरीज ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने पहले ही लिख दिया। तो चलिए क्या है इसका फंक्शन ये देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस ओवा, ओवा का मतलब होता है एग, क्या होता है, एग, समझ में आया, एग, ठीक। यहाँ ओवा देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, क्या फॉर्म में है, प्लूरल, है ना। आप लोग तो ग्रामर पढ़ते होंगे, प्लूरल सिंगुलर का तो ज्ञान होगा, है ना, हमसे ज़्यादा ही होगा आप लोग के पास प्लूरल और सिंगुलर का ज्ञान, है ना। सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब एक, यानी एक वचन, ठीक। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है दो, यानी दो या दो से अधिक, यानी बहुवचन, है ना, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फंक्शन। टू प्रोड्यूस ओवा, एग को रिलीज करना, विच आर फीमेल गैमेट, ये तो सबको ही पता है। अगर नहीं पता है तो मेरा सभी लेक्चर जा करके आप देख सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। आप लोग का हेल्प के लिए मैं तत्पर रहूँ हर हमेशा, है ना, समझे। तो अब देखिए कि ओवा को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं ना। फीमेल गैमेट है कि नहीं, ये बताइए, ये भी सोचने वाली बात है क्या, नहीं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, टू सीक्रेट द फीमेल हार्मोन्स, ये आप लोग को पता नहीं था, ये वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि फीमेल हार्मोन को भी सीक्रेट करता है ओवरी। तो क्या है वो, एस्ट्रोजन है एंड दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन भी मैंने आप लोग को बताया था। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है आप लोग को, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है ना, है कि नहीं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है ना, समझे। उसके बाद देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है, साथ ही साथ हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो उसको एक्टिवेट भी करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है, समझे, एक्टिवेट भी करता है। एक्टिवेट का मतलब तो आप लोग को हिंदी पता होगा, क्या होता है, सुचारू, मतलब फंक्शनल बनाता है, सीधा समझिए, तो फंक्शनल बनाता है ना। और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी को प्रमोट करना, प्रमोट प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है और साथ ही साथ
मेंटेन भी करता है कि नहीं, है ना, यानी प्रेगनेंसी प्रमोट करता है और मेंटेन करता है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है, लिस्ट 2 रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमोंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। कहा जा रहा है कि लिस्ट 2 रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमोंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहा जा रहा है कि 2 रीजन बताना है, दो हमको मतलब ये 2 बात बताना है कि बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों अपीयर होता। लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमोंग द प्रोजेनी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी प्रोजेनी आते हैं, जितने भी संतान आते हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब कि क्या कहते हैं, वेरिएशन क्यों आता, मतलब है ना, वेरिएशन क्यों आता। तो इस चीज़ को प्रूव करना, इसका मतलब रीजन का मतलब तो यही हुआ, कारण बताइए क्यों होता है, वाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेम द पार्ट विच इज मार्क्ड ए इन द डायग्राम। बी का 1 में, हाउ डज द पार्ट ए रिचेस बी, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी, व्हाट हैपेंड टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। ये आपका 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो लीजिए मैं आप लोग के सामने ड्राइंग को पेश करता हूँ। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर तो जगह कम पड़ जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ चलते हैं, वहाँ पर आप लोग को हम डायग्राम दिखाते हैं, है ना। चलिए लीजिए हमने एक सादा स्लाइड रखा है आप लोग के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों ने सभी इस चीज़ से अवगत, आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए सबसे पहला जो है हम क्या करते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग सभी इस चीज़ से अवगत होंगे मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग अवगत होंगे। ओहो, ड्राइंग घटिया बन गया। चलिए फिर से बनाते हैं। जब तक नहीं बने तब तक कोशिश करते जाना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है, समझे। फिर से नहीं हुआ, फिर से करते हैं। चलिए करें। ठीक, इस बार लगता है बन जाना चाहिए। ये वाला नहीं हुआ, इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक, अब देख लीजिए। ठीक, अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम क्या चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर मैं कलर चूज कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ देखिए कुछ ऐसा दिखता होगा आप लोग को। कुछ ऐसा दिखता होगा, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना, है ना, कुछ ऐसे करके दिखता होगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं कलर बदल बदल के आप लोग के लिए आ रहा हूँ, एक ऐसे ऐसे करके, है ना, फिर ऊपर में भी ऐसे 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 करके दिखता होगा, है ना, है ना। चलिए फिर से मैं आप लोग को दूसरा कलर में ले चलता हूँ। ये देखिए, देखिए ऐसा कुछ दिखता होगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस हम दे देते हैं, समझे। कुछ ऐसा दिखता है ना। क्या है, हमने तो आपको बताया ही था। ये क्या है, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं ना।
और ये बीच वाला जो है विराजमान, इसको हम कहते हैं एग, है ना, यही है एग या ओभा या ओभम, है ना। और ये जो बाजू वाला है, ये बगल वाला, इसको हम क्या कहते हैं पता है? ये जो आपका सिनर्जिड सेल है, क्या है? SYNERGID, ये सिनर्जिड सेल हो गया आपका, है ना। और ये दो ठो जो है आपका पोलर न्यूक्लियस हो गया, और सॉरी क्या हो गया? ये पोलर न्यूक्लियस हो गया, POLAR, है ना, पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस को हम जो है क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो इसके बारे में आगे जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये फिगर। इस फिगर में हम आपसे क्या बनवाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को देखना है ना। ठीक, तो अब देखिए कुछ ऐसा दिखता है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे करके दिखता है, ठीक, जो कि नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर ऐसे ऐसे करके दिखता है, जो कि ये भी नीचे की ओर बढ़ता है और यहाँ आता है ना, इस जगह आता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए कष्ट कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, है ना। ठीक, ये ऐसे बना रहा हूँ, है ना। तो देखिए, अब ये जो पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहला ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये आपका ऑप्शन ए रहा। वही पूछा जा रहा था ना कि ए क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है कि फिर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है ना, है ना। और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि आपसे ये जो है ये क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ओवरऑल फिगर दिया है, मतलब मैं तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ ना, इस जगह डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो मतलब डायरेक्ट इससे पूछता है कि ये है क्या, है ना। ये हो गया आपको ऑप्शन A, B, C और D, यही पूछा जा रहा है कि क्या है। तो इसके लिए हमको चलना है नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप जो है संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड पे जाके आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर देख रहे हैं तो सर्च क्या कीजिएगा, तो वहाँ जाइएगा, मतलब आप जाके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं इसका आंसर। ओके, चलिए तो आंसर नंबर ए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, है कि नहीं। चलिए ले लेता हूँ यही कलर, चलिए ग्रीन ही ठीक रहेगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था, उसके अनुसार 2 रीजन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। सबसे पहला पूछा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाले प्रोजेनी में वेरिएशन क्यों आता है, रीजन दीजिए। तो वही रीजन देने हम लोग आ गए हैं, है ना। सब चीज़ का रीजन पूछते हैं आजकल लोग, तो चलिए रीजन बताते हैं। 2 रीजन्स फॉर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर, है ना। मतलब 2 रीजन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आते हैं, इसको डील करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन विच ब्रॉट टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो सबसे पहला रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है कि दो जीन आपस में मिलते हैं, 2 डिफरेंट जीन्स। कहा जा रहा है ना यहाँ पर, देखिए मैं नहीं बोल रहा, ये आंसर देखिए यहाँ पर जो है वही मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। क्या कहा जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट करता है, क्या रिजल्ट आता है इसमें, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन होते हैं जीन का, 2 डिफरेंट जीन मिलते हैं, एक पेरेंट, एक मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से, है ना। विच ब्रॉट टुगेदर ड्यूरिंग सेक्सुअल, विच ब्रॉट टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो कि दोनों एक जगह आते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, है कि नहीं।
है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, नंबर 2 रीजन क्या है कि जीन कम्बिनेशंस आर डिफरेंट इन गैमेट्स। तो वही बात तो पहले ऊपर में भी कहा कि जीन कम्बिनेशन जो है डिफरेंट होता है, हर एक गैमेट का जीन कम्बिनेशन अलग अलग होता है ना। तो जैसे देखिए मेल में जीन अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, फिर बाद में कंबाइंड होकर के एक अलग बन जाते हैं ना। तो चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, बी का 1 में क्या कहा जा रहा है, पार्ट ए इज लेबल्ड एज पोलन ग्रेन, है ना, है कि नहीं। पार्ट ए क्या है, पोलन ग्रेन है ना। पार्ट ए क्या है, पोलन ग्रेन था, और पार्ट बी क्या है, स्टिग्मा है। अब देखिए क्या कहा जाता, कैसे रीच करता, द पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब बोलिए कैसे रीच करता, जब पॉलिनेशन का समय आता, जब पॉलिनेशन होता तभी ना रीच करेगा, तभी ना वहाँ पहुँचेगा। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कब पहुँचता है, कब पहुँचता, आपका बी जो है स्टिग्मा है, और बी पे ए कैसे आता है, यानी कि ए क्या है, पोलन ग्रेन, तो पॉलिनेशन के समय आता है। अब पार्ट 3 देख लीजिए, इसका क्या है, क्या कहा जा रहा है, पार्ट सी इज पोलन ट्यूब। पार्ट सी क्या है अपना, पोलन ट्यूब है ना, क्या है, पोलन ट्यूब है। अब देखिए द पोलन ट्यूब कैरीज द पोलन ग्रेन टू द ओव्यूल इन ओवरी, है ना। क्या चीज़ कहा जा रहा है, पोलन ट्यूब कैरी द पोलन ग्रेन। आपका पार्ट सी जो था क्या था, पोलन ग्रेन था, जो कि क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब था, जो कि पोलन ग्रेन को ओवरी तक लेके जाता है, यानी एग सेल तक लेके जाता है ओवरी में फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, है कि नहीं। अब देखिए पार्ट सी जो है आपका क्या है, पार्ट डी क्या है, एग सेल है, यही तो आना है। अरे बताइए मेहमान को कहाँ आना होता है, मेहमान को तो घर ही आना होता है ना, मेजबान का, है ना, है कि नहीं। तो मैं मेजबान और मेहमान का फ़र्क बताऊंगा, लेकिन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। इससे पहले लाइफ प्रोसेस से हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि आपका लिंक्ड चैप्टर है इससे, है ना। तो चलिए पार्ट डी को हम लोगों ने क्या कहा, पार्ट डी को क्या कहा, एग सेल कहा, यहीं पे आना है पोलन ग्रेन को, यानी मेल न्यूक्लियस को। पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल न्यूक्लियस होता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पूछे थे ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पार्ट डी का, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विथ मेल गैमेट द एग सेल फॉर्म जाइगोट। अब बताइए कि फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट ही बनेगा, है ना, है कि नहीं। तो चलिए अब जो है हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने बताया आंसर वो भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक। तो चलिए देखते हैं, डिफाइन रिप्रोडक्शन। देख लीजिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार लपेट के आपसे पूछा जा रहा है। डिफाइन रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, जो कि 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए भैया, उसके बाद कि ये जो है स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है किसी भी स्पीसीज को, है ना, किसी भी स्पीसीज को स्टेबिलिटी, स्थिरता कैसे प्रोवाइड करता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बींग्स सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड। तो वही बात को यहाँ पर हमने थोड़ा घुमा के लिखा, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी, यह एक क्षमता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना सभी का ये क्षमता है क्या करने का, प्रोड्यूस लिविंग बींग जो कि सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, है ना, जो कि पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन मेंटेन, अब रिप्रोडक्शन क्या करता है देखिए, रिप्रोडक्शन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्पेसिफिक टू अ स्पेसिस। अब ये जो है क्रोमोजोम का नंबर, किसी भी स्पेसिस में क्रोमोजोम का नंबर को क्या होता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे कि ह्यूमन में कितना होता है, 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं, है कि नहीं, है ना, 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए कि 46 में बात करें तो क्या होता है,
कि 44 आपका क्या होता है, ऑटोजोम होता, ऑटोजोम है ना, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम, और एक पेयर क्या होता है, यानी कि 2 पीस क्या होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग में क्या होता है कि मेल जो होते हैं, मेल क्या होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं, इसके पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, है ना। इसका गैमेट हेट्रोगैमेट, ये इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मेल क्या होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं। यानी कि मतलब अगर चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता, तो वो मेल को ही डिसाइड करना होता है कि नहीं, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर तो मेल के पास है, और फीमेल के पास क्या है, होमोगैमेटिक है, सॉरी फीमेल के पास क्या होता है, देखिए एक्स, ये होमोगैमेटिक है। ये जब भी प्रोवाइड करेगी तो क्या प्रोवाइड करेगी, ये जब भी प्रोवाइड करेगी क्या करेगी, एक्स ही प्रोवाइड करेगी। अगर मेल क्या करता है कि मेल जो है, मान लीजिए ये फीमेल आपको प्रोवाइड की एक्स, और मान लीजिए ये मेल है, कौन है, मेल, ये आपको प्रोवाइड कर दिया वाई, तो रिजल्ट विल बी सन, है ना। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, सन होगा, ठीक। ये हर एक मतलब पॉइंट्स हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, क्या नाम है उसका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चीज़ में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में ज़रूर बताएंगे हम, ठीक। तो चलिए पहले इसका आंसर को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है क्रोमोजोम प्रत्येक स्पीसीज में, ठीक है ना। तो देखिए, जो कि एक किसी भी स्पेसीज को स्पेसिफिक बना के रखता है ना। तो चलिए, आप क्रोमोजोम नहीं देखे हैं तो कुछ ऐसा दिखता है ना। आप बचपन में घिरनी से खेले होंगे, कुछ ऐसा ही दिखता है कि नहीं, ऐसा ही कुछ दिखता। आपको अगर याद दिला दूं कि कुछ ऐसे करके बचपन में घिरनी आता था, ऐसे करके, है ना, जिसको कि हम उड़ा देते थे, है ना, ऐसे करके रोल करते थे, फिर उड़ा देते थे, और इफट से ऊपर उड़ता था, फिर नीचे गिरता था, है कि नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। इन ईच जनरेशन, अब देखिए क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम का नंबर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है प्रत्येक स्पेसिस में, प्रत्येक जनरेशन में। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल इन देयर गोनेड्स। अब देखिए, जितने भी क्या होते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक। हैव स्पेशलाइज्ड सेल इन देयर गोनेड्स, मतलब उसके गोनेड्स यानी कि प्यूबिक, मतलब क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो क्या कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसको कि हम लोग जर्म सेल कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा, ठीक, देखिए क्या कहा जा रहा कि विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ, विच हैव, देखिए जर्म सेल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल का जो बात हो रहा है वो जर्म सेल ही है। विच हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड हाफ द नंबर ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। देखिए हम लोग का बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक। सोमेटिक सेल में क्या होते हैं, सोमेटिक सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड, है ना, क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर 46 होता है उसमें, है ना। लेकिन जब बात करें ये जर्म सेल की, तो इसमें क्रोमोजोम का नंबर आधा होता। तो बताइए, क्रोमोजोम का नंबर आधा होगा, डीएनए का नंबर भी आधा होगा, है ना। तो क्रोमोजोम का नंबर भी आधा होता है और डीएनए का नंबर भी आधा होता है, एज कम्पेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, है कि नहीं। सो व्हेन द जर्म सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स combine together, combine during sexual reproduction to form new individual, it result in the re-establishment of the number of chromosome and DNA content in the new generations, है कि नहीं। तो अब बताइए, जैसे कि मान लीजिए मतलब रिप्रोडक्शन हुआ,
मेल गैमीट जा कर के, मेल गैमीट कैसा दिखता है, मान लीजिए ये स्पर्म है, सॉरी रुकिए बनाते फिर से, मान लीजिए ये स्पर्म है आपका, है ना, जाके ओवम से मिल गया, ठीक है कि ना, ओवम ऐसा ऐसा होता है ना, तो ओवम से मिल गया, तो बताइए इसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, हाफ, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, और इसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, साथ ही साथ हाफ डीएनए है ना, इसमें भी हाफ डीएनए है, HF डीएनए, HF डिलक्स मत पढ़िएगा, है ना, हाफ डीएनए है। तो बताइए ये दोनों मिलकर के एक कंप्लीट बनेगा कि नहीं, तो यानी जाइगोट जो बना ना, तो जाइगोट, मान लीजिए ये जाइगोट है, तो इसमें क्या है, क्रोमोजोम का नंबर सेम हो गया, जैसे पेरेंट में था वैसे इसमें भी हो गया, यानी कि 46 क्रोमोजोम्स होंगे, है ना। चलिए, तो thus इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। इसी तरह से ये क्या करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पीसीज में स्टेबिलिटी बना के रखता है कि नहीं। तो चलिए आज मैं अपना इस सेशन को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ, और आप लोग बने रहे संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड के साथ, है ना। तो हमने दिया है, थीम में ऐसा दिया है कि इस नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना हम लोग को, है ना। तो हम लोग अपने बारे में पढ़ने में क्यों कतराएं, हम लोग को अपने बारे में जो भी जानना है बढ़िया से जानना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए, तो आज मैं अपना क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक। और आप लोग अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक से क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है ना, हर एक टीचर को एनर्जी मिलता है। तो अब बताइए इस एनर्जी को अप्लाई किस में करेंगे, आप ही का पढ़ाई में अप्लाई करेंगे, ताकि और अच्छा तरीके से पढ़ा सके, और बेहतर ढंग से, और बेहतर टैक्टिक के साथ, बेहतर ट्रिक के साथ, है ना। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। थैंक यू।